अगर आपको शानदार डकैतियों, पीछा करने वाली अजीबोगरीब और परेशान करने वाली क्राइम फिल्में पसंद हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए है। आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल ऐसे ही क्रिमिनल केसेस पेश कर रहे हैं, वो भी असल जिंदगी से। इसमें न केवल अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्रॉड और एक आर्ट चोरी शामिल है, बल्कि अगवा भी। इनमें क्रिमिनल का नेटवर्क भी शामिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ग्लोबल साजिशों को कंट्रोल करते हैं। तो ये वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है, देखते रहें गुड टू नो। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में कौन सा केस सबसे ज्यादा अजीब था। 8वें नंबर पर हम अब तक के सबसे बड़े कॉनमैन से शुरू करते हैं, जिसकी कहानी ने हॉलीवुड में भी सनसनी फैला दी थी। फ्रैंक अबगुनील ने डॉक्यूमेंट्स को फेक बनाने के जुर्म में 5 साल कैद की सजा काटी। उसने टीनेज में ही जाली आईडी कार्ड और बैंक चेक्स बनाना शुरू कर दिए थे। इसने ये काम इतना अच्छा किया कि जब वो अपनी 20s के शुरू में था, तो वो कई $1 मिलियन बैंक चेक की शक्ल में देकर लग्जरी की जिंदगी गुजार रहा था, जो पैसा असल में नहीं था। उसने कहा कि उसे केवल चोरी के पैसों पर गुजारा करना बहुत बोरिंग लगता है। इस कारण इसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत से सर्टिफिकेट्स और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स बना लिए। इस स्कैंडल के साथ वो पायलट, डॉक्टर, वकील और प्रोफेसर बन के झूठे नामों से कई सालों तक काम करने में कामयाब रहा। पुलिस हमेशा थोड़ी देर कर देती थी, इसे गिरफ्तार करने में कई साल लग गए। उसकी पागल कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल जाने के केवल 5 साल बाद वो गवर्नमेंट को अपनी स्किल और ट्रिक्स बताकर जल्दी छूट गया। तब से अबगुनील डॉक्यूमेंट की जालसाजी के डिपार्टमेंट में दुनिया की सबसे ज्यादा मांग रखने वाले एक्सपर्ट में से एक रहा है। वो बैंकों, होटलों और बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉरपोरेशनों को काफी ज्यादा फीसों पर मशवरा देता है। इसकी जिंदगी की कहानी पर 2003 में एक फिल्म बनाई गई, जिसने लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे एक्टर को ग्लोबल स्टार बनने में मदद की। एक ऐसे इंसान के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसने वो पाया जिसका बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं। उसने ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री को 2 दहाइयों से ज्यादा समय तक अपनी उंगलियों पर नचाया। रिचर्ड मार्क्स शायद अब तक का सबसे मशहूर कैसीनो धोखेबाज है। 20 साल से ज्यादा समय तक वो लास वेगस के कैसीनो में हर तरह के जुए में स्कैम्स का इस्तेमाल करते हुए लाखों डॉलर जीतने में कामयाब रहा। ये सब इसने कैसे किया, इसकी कहानी अफसोसनाक है। जब वो जवान था, तब वो जुएबाजी के अड्डों में अपना सारा पैसा खो बैठा और कई महीनों तक सड़क पर रहा। वहां उसने लास वेगस के कैसीनो में हमेशा के लिए वापस आने का फैसला किया। इसलिए इसने शुरू में जुए की इंडस्ट्री के बारे में अंदर की इंफॉर्मेशन पाने के लिए ब्लैक जैक डीलर बनने का सोचा। इसके बाद इसने एक पार्टनर के साथ मिलकर काम किया, जिसके साथ उसने हमेशा चालाकी से और बिला रोक टोक कार्ड्स को शफल करके बेहतरीन काम किया। इसके पार्टनर ने बहुत ज्यादा पैसा जीता, जिसे इसने मार्क्स के साथ शेयर किया। उन्हीं सालों में मार्क्स की चालें और उसका साथी बेहतर से बेहतर होते गए। वो पोकर, रूलेट और डाइस टेबल पर अपनी चालों से लाखों लोगों को धोखा देने में कामयाब हो गए। बहुत से जुएबाजी के अड्डों के लिए ज्यादा जीत अक्सर मशकूक होती थी, लेकिन मार्क्स ने बतौर मुलाजिम अपने आप को बेगुनाह कहा। इसे गिरफ्तार करने में 20 साल से ज्यादा का समय लगा। रिचर्ड मार्क्स को अब दुनिया में कहीं भी किसी भी कैसीनो में जाने की इजाजत नहीं है। अब वो एक कामयाब राइटर है, जो अपनी राइटिंग्स में बिल्कुल वही चालें बताता है जो वो अमीर होने के लिए इस्तेमाल करता था। नंबर 6 पर हम एक ऐसे क्रिमिनल केस की तरफ आते हैं जिसने न केवल 1970 में पूरे जर्मनी को खौफजदा कर दिया था, बल्कि अब भी बहुत से अमीर लोगों का मुकम्मल तन्हाई में रहने का कारण है ओटुकर किडनैपिंग। 14 दिसंबर 1976 को इस वक्त के 26 साल रिचर्ड ओटुकर, जो ओटुकर एम्पायर के वारिस के तौर पर यूरोप के अमीर तरीन खानदानों में से एक का हिस्सा थे। इसको डाइटर ज़लूफ नाम के एक शख्स ने एक कार में घसीटा और इसे 145 बाय 70 सेंटीमीटर के लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया। ओटुकर को इस डब्बे में बहुत चोटें आईं, क्योंकि ये न केवल बहुत छोटा था, बल्कि उसे बिजली के भी बहुत से शॉक दिए गए। इसके किडनैपर ओटुकर फैमिली से 21 मिलियन जर्मन मार्क्स मांगे, जो उसे दे दिए गए। जर्मन मार्क्स 1948 से 1990 तक जर्मनी की करेंसी थी। पैसा देने के बाद ज़लूफ पुलिस से बाल बाल बच गया। इसे पकड़ने में 2 साल का समय लगा। ज़लूफ ने किडनैपिंग का पैसा जेल जाने से पहले एक जंगल में छुपा कर रखा था। उसने 15 साल तक जेल में इंतजार किया कि आखिर वो अपना लूटा हुआ पैसा खर्च कर सके।
इसके लिए अनुभव स्मगलरों की मदद से भी इतनी बड़ी रकम को लॉन्ड्र करना मुमकिन नहीं था। इसी कारण उसे कुछ साल बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल और जेल में रहने के बाद अब वो म्यूनिख में 20 मिलियन यूरो से ज्यादा का कर्जा रखते हुए एक छोटा सा स्नैक बार चला रहा है। इसके बाद हम एक ऐसी चोरी की तरफ आते हैं जिसने 2000 में न केवल पूरे स्कैंडिनेविया को चौंका दिया था, बल्कि तारीख में अब तक की सबसे बड़ी आर्ट चोरी थी। दिन के खत्म होने के बाद 3 लोग अपने मुंह छुपाए भारी हथियारों के साथ मशहूर स्टॉकहोम नेशनल म्यूजियम में घुस गए ताकि रीमब्रेंड और पियर ऑगस्ट रेनवार के आर्ट में से 3 आर्ट वर्क चुरा सकें। ये पेंटिंग्स 40 मिलियन यूरो से ज्यादा की थी। चोरों का फरार भी काफी हैरान कर देने वाला था। फिल्म की तरह उन्होंने म्यूजियम से एक छोटी मोटर बोट में जंप लगाया जो म्यूजियम में उनका इंतजार कर रही थी। इससे पहले उन्होंने खुद से ध्यान हटाने के लिए पुलिस की 2 कारों को आग लगा दी और सड़कों पर कील बिछा दिए। बोट के साथ वो पुलिस के हेलीकॉप्टरों और डॉग स्क्वाड से बच निकलने में कामयाब हो गए और वक्ती तौर पर आजाद हो गए। चोरों ने हर पेंटिंग की रैंसम 10 मिलियन यूरो मांगी, जिसे म्यूजियम ने देने से मना कर दिया। पुलिस को मुजरिमों को ढूंढने में 5 साल से ज्यादा का समय लगा। 2005 में एक FBI एजेंट को पता चला कि ये पेंटिंग्स ब्लैक मार्केट में ट्रेड की जा रही हैं। इस एजेंट ने एक अमीर आर्ट लवर होने का बहाना किया और कोपनहेगन के एक लग्जरी होटल में चोरों से मिलने को कहा। वहां जाल बनाया गया था। पुलिस ने पेंटिंग्स और चोरी करने वालों को होटल रूम में पकड़ लिया। इसके बाद हम एक ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ आते हैं जो तारीख का अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्कैंडल था, जो ये भी बताता है कि $1 अरब की कंपनी की कदर कितनी तेजी से कम हो सकती है। 2 दिसंबर 2001 को अमेरिकन एनर्जी कंपनी एनरॉन ने दिवालियापन के लिए फाइल किया। उसका कारण यह था कि एनरॉन कई सालों से अपनी कमाई को गलत बता रही थी। वो ऐसा प्रॉफिट शो करवा रहे थे जो कभी बना ही नहीं था। एनरॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी जब तक कि यह फ्रॉड दुनिया के सामने नहीं आया। कंपनी की अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट और गोल्डमैन सैक्स दोनों के मुकाबले में 2 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट किया। ये कंपनी नॉर्थ अमेरिका के लगभग सारे एनर्जी के बिजनेस को कंट्रोल करती थी। उस वक्त के CEO केनेथ ली के अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन थे। इसी कारण एनरॉन को बहुत सी सब्सिडीज मिली और इसे दुनिया की मॉडर्न और मिसाली कंपनियों में से एक माना गया। स्कैंडल के नतीजे में एनरॉन के दिवालिया होने के बाद कंपनी की कदर रातों रात कई बिलियन डॉलर्स से कम होकर चंद पैसों तक रह गई थी। इन्वेस्टर्स को भारी पैसा देना पड़ा और CEO केनेथ ली को लंबे समय की कैद की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाए जाने से कुछ देर पहले ली की मौत हो गई। इसलिए हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसे कितनी देर तक सर्व करना पड़ा और उसने इस फ्रॉड को करने के लिए कौन सी साजिशें की थीं। अब हम एक ऐसे केस के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसने 2004 में जर्मन फुटबॉल को हमेशा के लिए बदल दिया था, हवाजर स्कैंडल। रॉबर्ट हवाजर एक्स रेफरी थे जिसने बुंडेसलीगा और DFB कप में गेम्स में हेरा फेरी करने के लिए मुजरिमों से कई सालों तक पैसा लिया। इसमें न सिर्फ छोटी लीगों के खेल थे बल्कि DFB कप के पहले राउंड में HSV और SC पीडरबॉर्न के दरमियान मैच भी शामिल था। पीडरबॉर्न की इस वक्त की 3rd डिवीजन टीम ने HSV को इस हद तक शिकस्त दी कि बहुत से लोगों को शक हो गया था। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि रॉबर्ट हवाजर ने न केवल जानबूझकर गलत फैसलों जैसे कि मिस्ड पेनल्टी और गलत हैंडबॉल की सीटी बजाई, उसने बहुत से असिस्टेंट रेफरीज को भी पैसा दिया था कि वो रिजल्ट निकाल सके जो उसे चाहिए। ये सारी चीज 2005 के शुरू में मैनुअल ग्रीफ सामने लाया था, जिसने हवाजर को दूसरे रेफरियों को रिश्वत देते हुए देखा था। हवाजर को इस स्कैंडल के कारण जेल की सजा हुई। उसने रिश्वत देने वाले मुजरिमों के बारे में भी डिटेल्स दी, इसलिए इसे काफी लंबे समय तक खौफ में रहना पड़ा। हवाजर अब सेल्स मैनेजर की जॉब करता है। इस स्कैंडल के कारण जर्मनी में रेफरीज को सख्त कंट्रोल किया जाने लगा। नंबर 2 पर हम एक ऐसे केस की तरफ आते हैं जो ये बताता है कि क्राइम कितना सड़कों से इंटरनेट पर शिफ्ट हो गया है, जो ज्यादा डार्क नेट की तरफ है। इस केस का क्राइम सीन जर्मनी के सेंटर में राइनलैंड प्लाटेट के ट्रीबन टररबाख नाम के एक छोटे से टाउन में है। 2013 में एक 60 साला डचमैन ने एक अंडरग्राउंड बनकर खरीदा जो पहले कई सालों से बंदस्वर इस्तेमाल कर रहा था।
बंकर का नया इस्तेमाल मिलिट्री नहीं कर रही थी। इस बंकर से 2019 तक उन सर्वर्स को होस्ट किया गया था जो डार्क नेट पर अलग अलग तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज करते थे। ड्रग्स, हथियार और यहां तक के लोगों को भी इन सर्वर्स के जरिए दुनिया भर में बेचा गया और स्मगल किया गया था। 2019 में एक लंबे समय की जांच और शक के बाद बंकर पर 650 से ज्यादा आर्म्ड पुलिस अफसरान ने धावा बोल दिया और बहुत से लोगों को अरेस्ट किया जो ये क्राइम कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जिसमें और भी ज्यादा वक्त लगने का चांस है। सर्वर से 20 लाख गीगाबाइट से ज्यादा इनक्रिप्टेड डेटा को महफूज किया गया था जिसको शायद कभी भी ठीक तरह से न जांचा जा सके। ऑपरेटर्स किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को नहीं मानते, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि दुनिया में डिजिटल क्राइम के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक 5000 लोगों के इस गांव में कई सालों से मौजूद है। इस वीडियो के आखिर में हम एक ऐसे केस की तरफ आते हैं जो लगभग 100 सालों से जर्मनी की क्रिमिनल तारीख के बदतरीन केसों में से एक समझा जाता है। वो है फ्रिट्ज हार्मन का केस। अपने अरेस्ट से पहले तक हार्मन असल में एक कसाई था जो हैनोवर में कई रेस्टोरेंट्स को सॉसेज, बरान और कैन मीट सप्लाई करता था। एक लंबे समय तक कोई नहीं जानता था कि हार्मन केवल जानवरों के गोश्त को अपने खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। ये बाद में सामने आया कि गुमशुदगियों और लापता लोगों के बहुत से केसेस हार्मन के सर डाले गए थे। लापता लोग कभी नहीं मिले क्योंकि हार्मन ने उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स में प्रोसेस किया था। आज तक फ्रिट्ज हार्मन का केस क्रिमिनल तारीख में सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाला और अजीब केस है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको किस केस ने सबसे ज्यादा परेशान किया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।